उससे रिजल्ट आ गया कि स्टडी स्किल्स को कैसे बढ़ाएं। टेक्निक तो सभी ने सुनी है, पोमोडोरो टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू बिकम अ डॉक्टर, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे फार्माकोलॉजी में, उसके बाद से एक चीज सिखा दी जाएगी कि जिंदगी में जितना इंपॉर्टेंट ये जानना है कि क्या देना है पेशेंट को, उससे कई गुना ज्यादा जानना ये इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं देना, क्या नहीं करना, क्योंकि सक्सेस उसी पर डिपेंड करेगी। अगर पेशेंट आपके किसी एक्ट से, किसी मेडिसिन से, किसी प्रोसीजर से एक्सपायर हो गया तो देयर इज नो सेकेंड चांस। तो क्या नहीं करना वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब मैं कहता हूं पोमोडोरो टेक्निक, तो बहुत सिंपल शब्द है। पहले खुद की इनर स्ट्रेंथ पहचानिए कि आप कितनी देर कंसंट्रेशन रख पाते हैं। कुछ बच्चे 25 मिनट कंसंट्रेशन रख पाते हैं, कुछ 30-35 मिनट्स और कुछ पूरे 45 मिनट्स कंसंट्रेशन रखते हैं। यानी जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो उस ड्यूरेशन के लिए मोबाइल साइलेंट होगा, आप आइसोलेटेड होंगे और पढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या आती है कि उस 25 मिनट से 45 मिनट के स्पैन के बाद ब्रेक। सर हमने सुना है ब्रेक लेना होता है, पर ब्रेक का रूल कि जब आप उस टाइम से जा रहे हैं तो ब्रेक 5 मिनट से बड़ा ना हो। सर मैं फिजिकल एक्सरसाइज करने लगा, पता ही नहीं चला कब 20 मिनट चले गए। यानी कोशिश अगर आप उसी रूम के अंदर रहने की करेंगे तो पोमोडोरो टेक्निक रियली वर्क करेगी। उठिए, हल्की सी वॉक उसी रूम में ले लीजिए। म्यूजिक सुनने का मन है तो इंस्ट्रूमेंटल सुन लीजिए। खास करके मम्मी या पापा या ऐसा फोन आ रहा है जो लंबा चल सकता है तो उन्हें टाइम दे दीजिए कि आपसे बात हम लंबे ब्रेक में करेंगे, अभी नहीं। ये वो चीजें हैं जो जनरली आपके उस 5 मिनट के टाइम को बढ़ाती हैं। आखिर वो टाइम 5 मिनट क्यों रखना है? अगर एक बार आप उस जोनर से बाहर निकल गए पढ़ने के, तो आप में से अधिकतर बच्चों ने फील करा होगा कि वो ब्रेक कब 5 मिनट से आधा घंटा, पौन घंटा हो गया और आप दोबारा नहीं बैठ पाए। ऐसा कितने बच्चों के साथ हो चुका है? एक बार हाथ ऊपर करें। वेरी गुड, 90% ज्यादा। हाय, हेलो। तो 90% से ज्यादा बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है। इसका मतलब ये 5 मिनट्स हुआ। इस सेट को अगर मैं रिपीट करता हूं 4 टाइम्स, इस सेट को अगर मैं 4 टाइम्स रिपीट करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 घंटे का टाइम आता है। उस टाइम के अंदर मैं आसानी से अपने कैटेगरी ए के वर्क निपटा सकता हूं। फिर मेरे पास एक लंबा टाइम है, लॉन्ग ब्रेक 15 मिनट से 30 मिनट का, जिसमें मुझे कोई फिजिकल वर्कआउट करना है, कोई और काम करना है, वो मैं कर सकता हूं। तो रिमेंबर, पोमोडोरो टेक्निक की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है कि कभी भी बीच वाले ब्रेक 5 मिनट से ज्यादा ना हो। आपको जो लंबा ब्रेक लेना है वो कम से कम 4 सेशंस के बाद है। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो रिटेंशन पावर बढ़ती है। एक और चीज, हम हमेशा सुनते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेस लीड्स टू परफेक्शन। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम स्किप करते हैं, और एग्जाम स्किप क्यों करते हैं कि अभी मैं परफेक्ट नहीं हुआ, मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं गई, ये एग्जाम में दूंगा तो मार्क्स थोड़े कम आएंगे, तो मैं ये एग्जाम ही नहीं दे रहा। मैं देवेश को जैसे सुन रहा था, सुना कि भाई हम कोई एग्जाम तो क्या क्लास में मिस नहीं कर रहे थे। इसका मतलब अगर आप टेस्ट देंगे तो थोड़ी थोड़ी ही सही आपको एक प्रोग्रेस दिखेगी, और ये एक ऐसा कर्व है जो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, बट अल्टीमेटली आप सिलेक्शन की तरफ यानी परफेक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आप एग्जाम मिस कर रहे हैं तो मान के चलिए आप उस परफेक्ट स्कोर को शायद ही अचीव कर पाए, क्योंकि जितना जरूरी, फिर से कहूंगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और वुमेन परफेक्ट, उतना इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेस लीड्स टू परफेक्शन। बहुत जरूरी है।
अधिकतर बच्चे गलत टाइम पर मेहनत शुरू करते हैं। आज का एक जो टेक अवे पॉइंट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आपका बायोलॉजिकल प्राइम टाइम क्या है? जैसे अभिषेक और उन्होंने बाकी लोगों ने बताया कि किसी को रात को पढ़ने का बहुत अच्छा अनुभव होता है क्योंकि तब सब शांत है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं क्योंकि तब ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। कुछ जिनका मॉर्निंग बैच है वो यहां से जाते हैं, लंच लेते हैं, एक नैप लेते हैं 30 से 45 मिनट्स, फिर पढ़ते हैं। वो आपका कहलाता है बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। अगर आप अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को पहचानते हैं, अगर आप अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को पहचानते हैं और उस टाइम पर आप वो वर्क करते हैं जिसमें मेहनत लगती है, जो हार्ड वर्क है, जो लर्निंग है, जहां इंटेलेक्चुअल चीज चाहिए, तो आप देखेंगे आपके रिजल्ट एक्सेप्शनली वेल आएंगे। तो अगर आप बेहतरीन करना चाहते हैं तो अपना बायोलॉजिकल प्राइम टाइम पहचानिए कि सबसे बेस्ट आपका आउटपुट कब है। मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं कोटा में जो 720 में से 720 जब स्कोर करते हैं, उनसे पूछा जाए कि बेटा कब पढ़ते हो, कि सुबह तो आपकी 7:30 पर क्लास है, फिर कैसे पढ़ते हो? कि सर अगर हम 5 o'clock उठ गए तो 5:30 5:45 हम इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं, और 5:45 से 7 o'clock एक ऐसा टाइम है जब बहुत कम बच्चे होते हैं क्लास में आने वाले, और तब तक हम चीजें आधे से ज्यादा निपटा चुके होते हैं। यानी वो अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को बेहतरीन यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता उनका बायोलॉजिकल प्राइम टाइम मॉर्निंग का है और बैच भी एलन पे मॉर्निंग का है, या किसी वजह से इवनिंग आप नहीं आ पा रहे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका बायोलॉजिकल प्राइम टाइम क्या है, तभी एक्सेप्शनल रिजल्ट आएंगे। नाउ रिमेंबर, जो चीज हम हमेशा कहते हैं कि विनर्स डू नॉट हैव मोर टाइम, दे जस्ट यूज देयर टाइम बेटर। आपको कैटेगरी ABCD में अपने वर्क को बांटना है, अपने प्राइम टाइम को डीप वर्क से कोलैबोरेट करना है, एंड अल्टीमेटली एक्सेप्शनल रिजल्ट आएंगे। आज का सेकंड सेक्शन जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, हेलो पे 2 बार था, यू लॉस्ट फर्स्ट टाइम, हाय हेलो। याद रखिए, जैसे ही आप डेविएट होंगे, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। याद करिए, जैसे क्वेश्चंस चेंज होते हैं कि एक क्वेश्चन अलग टॉपिक से, एक अलग टॉपिक से, वही चीज मेंटल फटीग जल्दी करता है। रूम पे बैठ के प्रैक्टिस एक अलग चीज है क्योंकि वहां आप सेम टॉपिक करते हैं। एग्जाम में जब स्विच होता है तो मेंटल फटीग इसी वजह से होता है। सेकंड थिंग, हाउ यू बिहेव इन यूनिवर्स। लास्ट टाइम जो सिखाया था उसी से एक स्टेप आगे चलेंगे। लास्ट टाइम क्या सिखाया था उसे बता देता हूं कि इस दुनिया में बिलियंस ऑफ इवेंट हैं। इन इवेंट को आप परसीव करते हैं अपने सेंसेस के। चीज को देखने के लिए क्या है कि हमारे उन 5 सेंसेस को देखें तो हमारे 2 सेंसेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक विजुअल और एक ऑडिटरी। जब मैं विजुअल और ऑडिटरी सेंस की बात करता हूं तो क्लासरूम याद कर लीजिए इन दोनों सेंसेस पर सबसे ज्यादा काम करता है। तो जब मैं कहता हूं विजुअल और ऑडिटरी, तो अगर कोई आपसे कह देता है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, ये टॉपिक तो बहुत ही टफ है, इसका मतलब अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं? अल्टीमेटली आपके विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशंस के थ्रू आपके थॉट को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, और जब थॉट डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपका मूड बिगड़ जाएगा। जब मूड बिगड़ जाएगा तो बिहेवियर बिगड़ जाएगा, और वो बिगड़ गया तो फिजिकल आउटकम कम हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस खुद से जाता है। इसे बाहर कैसे आना है, इसे करना कैसे है, वो समझा रहा हूं। एक छोटे सा एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है कि आज 13 दिसंबर है, आपका एक टेस्ट 28 दिसंबर को है, एक इवेंट आपके सामने है, और इस इवेंट में आपका सबसे टफ सेक्शन फिजिकल केमिस्ट्री ले लेते हैं, दूसरा फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स ले लेते हैं, बायोलॉजी वालों के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ले लेते हैं। जब ये है आपके दिमाग में आया कि ये टॉपिक
काफी टफ है। आपने किसी सीनियर से पूछ लिया कि भाई ये टॉपिक कैसे है, और उसने कह दिया कि बहुत टफ है और एक का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ आएगा, और तुम तो भूल जाओ तीनों ही कैलकुलेशन वाले टॉपिक हैं, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत कमजोर, तुमसे ना हो पाएगा। तो पहला थॉट आ जाएगा कि मैं बहुत कमजोर हूं, कैलकुलेशन आती नहीं, मैं इस टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। ये थॉट 13 दिसंबर को आपके ब्रेन में इंसर्ट हो गया। अचानक से आपकी फीलिंग्स डाउन हो गई, आपकी फिजिकल रिएक्शंस बदल गई, और जिस क्लास में आपको अच्छा लगता था, जो टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आता था, अचानक से वो समझ आना बंद हो गया और आपने अपना टाइम मोबाइल में बिजी होके गवाना शुरू कर दिया। जब ऐसा होने लगा तो अल्टीमेटली टेस्ट का डे आया और आपका रिजल्ट फेल हुआ, और जैसे ही रिजल्ट फेल आया, आपका विश्वास उस सीनियर पर, उस रिलेटिव पर, उस इंसान पर बढ़ गया जिसने कहा था कि बेटा तुमसे तो ना हो पाए। आप फेल हुए 28 दिसंबर को या 13 दिसंबर को? अरे 28 को या आज? जिस दिन आपने इस थॉट को अपने ब्रेन में दे दिया उस दिन ऐसा है। तो आखिर हमें क्या करना है? क्योंकि ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, वी ऑल आर सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल्स। ऐसे टाइम पर हमें क्या करना है? अपने थॉट रीस्ट्रक्चर करना है। हो सकता है हम एग्जाम हॉल में बैठे हों और ऐसा थॉट आ जाए, हो सकता है किसी ने कुछ भी कहा, थॉट क्या है, फीलिंग्स क्या है, समझिए। मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस आए और वो क्वेश्चन मैंने देखे कि यार थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन हैं और मुझसे नहीं हो रहे। अचानक से फीलिंग आएगी कि यार मुझे बताया था बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये एक फीलिंग है, बट याद रखिए साइकोलॉजी कहती है कि ये फीलिंग है पर फैक्ट नहीं है। आप अगर उस टाइम पर खुद को ये समझा देते हैं कि ये सच्चाई है कि पहले 5 सवाल थर्मोडायनेमिक्स के हैं एंड मुझे नहीं आता, लेकिन पूरा पेपर थर्मोडायनेमिक्स का नहीं है, आई मे फील स्केयर्ड, दैट डज नॉट मीन्स दैट आई एम अनप्रिपेयर्ड और अंडर प्रिपेयर्ड। मेरी बाकी टॉपिक की तैयारी अच्छी है। इसीलिए कहते हैं खास करके वो बच्चे जिनकी परसेंटेज नीट वाले, जिनकी परसेंटेज 70, 75 या उसके नीचे आती है टेस्ट में, उनके लिए मस्ट है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एक इमेजिनेशन करिए पेपर हाथ में आने के पहले कि आपके पास पेपर आ गया है, आप उसमें रोल नंबर, बुकलेट कोड, सारी डिटेल्स भर रहे हैं। अब वो पेपर आपने खोला, उस पेपर में आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको आते हैं, कई क्वेश्चंस मिलेंगे जहां एप्लीकेशन पार्ट होगा, कई क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको नहीं आते। अगर आप 2 मिनट इस थॉट रीस्ट्रक्चर को कर पाए तो विश्वास रखिए रिजल्ट्स पलट दिए जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे वो जो बच्ची आईआईटी वाली थी, वो बता रही थी कि हमें डर बहुत लगता है, बट इफ वी कीप ऑन वर्किंग तो वी कैन डू वंडर्स। वही सिंपल सी चीज है। अगर हम इस एक थॉट को एग्जाम टाइम पर अपने साथ रखेंगे, इसे कहते हैं साइकोलॉजी में सीबीटी का पार्ट, अपने विचारों को रीस्ट्रक्चर करना। एब्सोल्यूट थॉट से बैलेंस थॉट पर जाना। एब्सोल्यूट थॉट क्या है? मेरा सिलेक्शन कभी होने वाला नहीं है, मुझे ये सब्जेक्ट कभी समझ में आने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं ये काम कर नहीं सकता। ये एब्सोल्यूट और नेवर थॉट है जो गलत है। उसकी जगह अगर रीस्ट्रक्चर कर ले तो क्या है, अभी मैं ये नहीं कर पा रहा, बट अगर मैं बेहतर प्रिपरेशन करूंगा तो मैं अगली बार इसको और अच्छे से कर पाऊंगा। आपका ब्रेन जो आप मन में बोलते हैं
उसको भी प्रोसेस करता है, और जो आप बोल देते हैं उससे सबसे ज्यादा। और आपने बोल दिया तो वो कमांड है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जितने लोगों के सिबलिंग्स हैं, जब वो अपने सिबलिंग्स